नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। वीकेंड आप लोगों को मिला है तो निश्चित रूप से आप लोगों ने रिवीजन भी किया होगा, प्रैक्टिस भी की होगी, आप लोगों के सब्जेक्ट जो है उसको भी पढ़ा होगा। और यदि इन तीनों चीजों को आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं समझता हूं कि आप लोग एक अच्छी रणनीति के साथ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लास्ट जो क्लास फ्राइडे को आप लोगों को मिली है उसमें वैश्विक पवन तंत्र अपन ने शुरू कर दिया है और उसके अंदर आप लोगों ने पवन तंत्र को और वायु दाब मापी, वायु दाब पेटियां जो है उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है। कुछ एक टाबर बेम कमेंट करिया क्या गुरुजी आ तो पुरानी क्लास है क्या, इम तो है नहीं थे पहला लीजिए कोई क्लास है, तो बिल्कुल वो थी पुरानी, लेकिन उसके अंदर कोई भी डेटा नया जुड़ने जैसा नहीं था, क्योंकि वो इतनी बेहतर तरीके से समझाया किसी ने। उस क्लास को 26 मिनट की क्लास है, उस क्लास को देखा है ना, मैं निश्चित रूप से गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वायु दाब पेटियों से संबंधित प्रश्न वो किसी भी कंडीशन में गलत नहीं कर सकता। इतनी बढ़िया तरीके से वो चीजें समझाई है कि सीधी दिमाग में वो चीजें उतरी है। और यदि आप लोगों ने ढंग से उसे देख लिया ना, वो 26 मिनट आप लोगों को वायु दाब पेटियां रटा कर जाएगी। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ढंग से पढ़ा है और ढंग से समझ लिया ना आपने चीजें तो आप लोगों को याद है। जैसे कि आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पवनों के प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं। और पवनों के प्रकार में आप लोग ध्यान देंगे कि पवनों के प्रकार में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है ना, वो होता है व्यापारिक पवन और पछुआ पवन के अंदर। और यहाँ पे स्थायी और अस्थायी पवने जो है उन्हीं के अंदर अपने को इसको पढ़ना है। और इसमें व्यापारिक और पछुआ पवनों में अंतर बहुत अच्छे से अपने को ध्यान रखने हैं। अब कैसे और किस तरीके से याद होगी, इनकी दिशाएं पूछी जाती है, इनको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अनुसार अलग अलग पूछा जाता है, इनके उपनाम पूछे जाते हैं, इनसे महाद्वीपों के कौन से तट पे वर्षा होती है ये पूछा जाता है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो अपन विद मैप और विद ट्रिक्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब स्थायी अस्थायी पवनों के अलावा फिर आप लोगों के आती है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन की एक क्लास अलग से अपन लेंगे, क्योंकि उसमें विशेष रूप से मैं कोशिश करूंगा कि चीजें आप लोगों को याद हो जाए। और आप लोगों के लिए एक सूचना है जो टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि आप लोगों के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और मनोविज्ञान के सुप्रसिद्ध शिक्षक तीर सिंह जी धाबाई सर का पॉडकास्ट अपन ने शूट कर लिया है बातचीत विद घाणेराव गौरव चैनल पर। ये बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा। मुझे पता है कि ये चीज देखने के बाद में कई विद्यार्थी इंतजार नहीं कर पा रहे, लेकिन विश्वास रखिए इंतजार का फल मीठा और सुखद होता है और यही होगा। ठीक है, चलिए करा क्या शुरू टाब्रो क्लास। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ पवन किसे कहते हैं? क्या गुरुजी वो प्रश्न आ सकेगा? आएगा तो नहीं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ शब्द। पवन, कोरियोलिस बल, फेरल का नियम, ये चीजें आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लीला लहर पो बारे 25 हो जाएगी। ठीक है, सब पहले अपन शुरू करा। अपन क्या पढ़ रहे हैं? पवन। देखो एक तो होती है हवा और एक होती है पवन। हवा की कोई मतलब गारंटी नहीं है कि किस तरफ चलेगी, कि कहां की हवा किस तरफ चलेगी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यही हवा जब एक निश्चित पथ पे चलने लगे, एक उसका मतलब ट्रेंड बन जाए कि ये इस तरीके से चलती है, कि ये रात में चलती है, दिन में चलती है, कि साल भर कैसे चलती है वगैरह, तो फिर वो पवन का रूप ले लेती है। यानी कि वो कैसे हो गई, एक तरीके से परिभाषित हो गई वही चीज, तो वो ले लेती है पवन का रूप ले लेती है। ठीक है, अब थान टाब्रो एक और शब्द पढ़ने में मिली, कोरियोलिस बल। क्या पढ़ने में मिली? कोरियोलिस बल पढ़ने में मिली, कोरियोलिस बल पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और एक पढ़ने को मिलेगा फेरल का नियम। क्या पढ़ने को मिलेगा? फेरल का नियम पढ़ने को मिलेगा। तो इसे समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या है। एक आप लोगों को ताप और दाब, क्या ताप और दाब में क्या संबंध है ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ताप और दाब में एक ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, उच्च दाब और निम्न दाब, ये लास्ट क्लास में भी बताया है, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं आप लोगों को। उच्च दाब और निम्न दाब ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखो सब पहली इन पढ़ा के 1835 में नहीं, आप ध्यान रखना कि कोरियोलिस नाम का एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, वह एक नियम दियो, बिन नियम ने कियो कोरियोलिस प्रभाव या कोरियोलिस बल कह दिया गया। अब ये नियम क्या था कि ये नियम ये था कि जब पवने यानी कि हवाएं जो है
वो पृथ्वी की सतह की तरफ आती है तो पृथ्वी क्या करती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। तो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी करती है घूर्णन। क्या करती है, घूर्णन, यानी पृथ्वी अपनी घूर्णन गति होती है पृथ्वी की, पृथ्वी घूमती है। इस कारण जब हवाएं जैसे ही पास में आती है तो वो थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और मुड़ जाती है। ये थोड़ी सी विचलित होती है और मुड़ती है। ये प्रभाव, कोरियोलिस बल का प्रभाव भूमध्य रेखा पे आप लोगों को बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। भूमध्य रेखा पर शून्य है। क्या ध्यान रखोगे, ये भूमध्य रेखा पर यह प्रभाव कोरियोलिस बल का कैसा रहता है, शून्य रहता है। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ आप बढ़ते हैं तो ध्रुवों पर यह अधिकतम होता है। ध्रुवों पर यह अधिकतम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ध्रुव पे क्या होता है कि देखो ध्रुव केड़ा है, चपटा है इन तरीकों, तो यह भी जमीन रे पाटे जो हवा आवे ना तो बहुत ज्यादा जो है विचलित हो जाएगा, है नहीं। ये क्या है, कोरियोलिस बल है। इससे हवाओं की, पवनों की दिशा में परिवर्तन तो होता है। धाराएं जो होती है ना, महासागरीय धाराएं जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, उनके अंदर भी परिवर्तन हो जाता है। आगे बात समझ में, कोरियोलिस बल किन के, क्योंकि बात क्या कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये तरीके प्रश्न बनी कथन कारण वाला बन सके, सुमेलन वाला बन सके, असत्य सत्य वाला बन सके, किन तरीके बने ना तो थे रेडी रहे हो गया। हाँ मैं पढ़ियो जीडीरा स्टूडेंट, हाँ मारे प्रश्न भाई साहब गलत कौन में, मेरा सारा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के कोरियोलिस बल। अब फेरल का नियम, फेरल का नियम ये कहता है कि पृथ्वी देखो कैसे दो गोलार्धों में बटी हुई है। पृथ्वी कैसे दो गोलार्धों में बटी हुई है, एक तो क्या है उत्तरी गोलार्ध है, एक तो क्या है उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, और एक क्या है दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो फेरल भाई साहब ये कहते हैं, फेरल का एक नियम आया जिसमें ये कहते हैं कि यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में तो पवनें जो है दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में तो पवनें जो है दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ती है। मुड़ती किस कारण है, कोरियोलिस प्रभाव के कारण ही मुड़ती है। लेकिन फेरल ने जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अनुसार अलग अलग बता दिया, ठीक है। ये अब स्थायी पवनों में थोड़ा सा अपन और पढ़ेंगे कि व्यापारिक पवनें होती है उनकी दिशा क्या रहती है, पछुआ पवनें होती है उनकी दिशा क्या रहती है, ध्रुवीय पवनें होती है उनकी दिशा क्या रहती है, ये अपन और अलग तरीके से पढ़ लेंगे। लेकिन यहां तक आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि ये अब दायां और बायां कैसे पता लगाओगे, कि मानो अपने आप को इमेजिन करो मैं उत्तरी गोलार्ध में खड़ा हूं तो मेरे जो है सीधा हाथ जो है ना वो दायां होता है कि यहाँ पे ये है, और दक्षिणी गोलार्ध में खड़ा हूं तो फिर यहां से बायां, यानी कि ये वाला दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे खड़े रहोगे तो बायां, दक्षिण, और यहाँ पे ऐसे खड़े रहोगे तो ये दायां। तो दायां और बायां हमेशा अपने चेहरे के आगे इमेजिन करना होता है, ठीक है। जैसे ही मुड़ जाओगे तो दायां बायां भी मुड़ जाएगा। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में यहाँ पे आप लोगों को आ जानी चाहिए, नहीं आवे तो पाछी देखनी क्लास, क्योंकि ये अब देखो, अब बात करते हैं ताप और दाब की, जो मैंने पहले भी की है। क्या ध्यान रखोगे कि जहां पे ताप अधिक होता है, जहां पे तापमान अधिक होता है वहां पे दाब जो है वो कम हो जाता है। दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मान लो कि दाब अधिक है गुरुजी, क्या थार दिमाग में मतलब आ जाएगा कि दाब अधिक है तो निश्चित रूप ताप कम है। यही इनके अंदर से संबंध होता है। क्या ध्यान रखना है, ताप अधिक दाब कम, दाब अधिक ताप कम। मैं सूत्र भी बतायो था, लास्ट 2 क्लास बता रही हूँ, 5 बता रही हूँ, यानी कि ये क्या है, मूल है। इसको समझ लिए ना तो आधी चीजें आसान है। फिर आप कैसे भी दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पे ये टेम्परेचर इतना देकर प्रश्न पूछ रहा है या ये ऐसे, तो आप लोग उत्तर तक पहुंच जाओगे। क्या ध्यान रखोगे, ताप अधिक दाब कम, दाब अधिक ताप कम, ठीक है। ओ सूत्र ओ मंत्र याद रखना है, क्या है, ताप अधिक दाब कम, दाब अधिक ताप कम। वैश्विक पवन तंत्र पढ़ रहे हैं अपन, पवने अपन पढ़ रहे हैं, ये चीजें, ये बेसिक क्लियर होना जरूरी है। ये क्लियर है तो आप लोगों की टॉपिक क्लियर है, ठीक। अब आओ एक और चीज मैंने लिखी हुई है, उच्च दाब और निम्न दाब। तो पवने हमेशा ध्यान रखना कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवने हमेशा बहेगी, ये ध्यान रखना आपने। हवाएं इस दिशा से, वायु दाब मापी जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ी है, तो क्या होता है कि मतलब पवने जो है एकदम से तापमान बढ़ गया, मान लो एकदम से जो है मौसम, आप ये समझ लो कि वायु दाब मापी जो होती है वहां पे वायु दाब एकदम से बढ़ा है, तो क्या होगा, वायु दाब बढ़ा है यानी कि वहां से हवाएं आगे चलनी शुरू हो जाएगी, तो वहां पे मौसम साफ हो जाएगा। वायु दाब बढ़ा है ना तो मौसम साफ होगा, और वायु दाब घटा है यानी कि कहीं से भाई साहब जन्नत टोड़ी हवा आई, पवन आई, आंधी तूफान आएंगे,
क्यों? क्योंकि पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। अगर दाब अपना वायु दाब का पठन गिर गया है, वायु दाब एकदम से कम हो गया है, तो निश्चित रूप से जहां से बढ़ा हुआ है वहां से बहुत तेजी से जो है पवनें आ रही है भाई। तो यही तरीके पता लगाते हैं ना, चक्रवात आ रहा है, तूफान आ रहा है, ये आ रहा है, तो इन तरीकों से पता लगा, वायु दाब मापी से पता लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। वायु दाब को किसमें मापा जाता है? मिलीबार में मापा जाता है। किसमें? पास्कल या मिलीबार में मापा जाता है। आप अभी भी हवा भरावन गाड़िया के टायर में, तभी में भी एम भी चेक करें, या तो पास्कल में दिखाता है या फिर मिलीबार में दिखाता है। तो ये यहां से क्लियर हो गई चीजें। मैंने कुछ पिछली क्लास की रिवाइज कराई है, कुछ आप लोगों को नया बताया है। ठीक है, तो यहां से ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करना है। ये भूमध्य रेखा और ध्रुवों का आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर है तो समझ लो कि आप लोगों के भैया बहुत चीजें क्लियर है। चलिए, इसका तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, तो समझे ये चीजें। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, चलो देखो टाबरों, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है कि पवनों के दिशा परिवर्तन के पीछे क्या क्या कारण है। दाब प्रवणता, वही जो मैंने उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब आप लोगों को समझाया है, तो दाब प्रवणता, इनका अंतर जो था वो दाब प्रवणता के अंतर्गत आ जाता है। कोरियोलिस बल आप लोगों को मैंने समझा दिया। ठीक है, अभिकेंद्रीय त्वरण ध्यान रखना है। ठीक है, और भूतल से संघर्ष, यानी कि क्या आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? घूर्णन गति। क्या ध्यान रखना है? घूर्णन गति। किसकी? पृथ्वी घूर्णन करती है, उस कारण ये चीजें परिवर्तित होती है। ठीक है, तो आप ये तरीके ध्यान रखियो। अब देखो, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों का अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाना, जो उसकी मूल दिशा है उससे वो हट जाती है, तो यही कोरियोलिस बल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कोरियोलिस बल कहलाता है। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर इसका प्रभाव शून्य और ध्रुवों पर अधिकतम देखने को मिलता है। और फेरल का नियम क्या कहता है कि इसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती है। ये फेरल के नियम के अनुसार है। ये किसके अनुसार है? फेरल के नियम के अनुसार है। तो ये आप लोगों को अभी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये क्या है? ये बेसिक है भैया। और जब तक आप लोगों का बेस क्लियर नहीं है तो आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। समझ में आई ना? बॉलीवुड के गीता में आ गया, बेस क्लियर करो, बेसिक क्लियर करो। बेसिक क्लियर करने से आप लोग जो है, देखो अपन घर भी बनाते हैं, फाउंडेशन जो है मजबूत होना चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। ऊपर कितनी मंजिल की इमारत हो फिर कुछ नहीं होता, वही चीज है। लो आगे बढ़ा। ठीक है टाबरों, देखो अब पवनों के प्रकार। पवने हैं अपने को पढ़नी तीन तरह की। कितनी है? इन, मीनो और तीन। नंबर 1 लगा दांटे, नंबर 2 और नंबर 3। पहली में ध्यान दो। ठीक है, मैं जब जट पढ़ा रही हूँ भी माते ध्यान दियो, अगले मत न दियो। अगर जी माते ध्यान में बता रही हूँ भी माते दियो तो याद हुई, या तो अगले मत दिमाग चलाया हो तो पहली वाली भी याद नहीं रहे, अगली वाली भी नहीं रहे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान का देना है अपने यहां। ठीक है, नंबर 1, इनको कहा जाता है स्थायी पवने। स्थायी पवने कहा जाता है। इनके बहुत सारे नाम है, अलग अलग नामों से प्रश्न पूछ सकते हैं। स्थायी पवने भी कहते हैं, सनातनी पवने भी कह देते हैं, निश्चित पवने कहते हैं। जैसे इनके नाम है वैसे इनके काम है। निश्चित पवने कहते हैं, प्रचलित पवने कहते हैं, ग्रही पवन कह देते हैं, भूमंडलीय पवने कह देते हैं। ठीक है, ये सारे, यानी कि ये कैसी है? स्थायी पवन है। ठीक है, दूसरी कैसी है? सामयिक या अस्थायी। सामयिक का मतलब क्या है? सामयिक यानी समय समय की बात है। क्या है? समय समय। सामयिक का मतलब ही है समय समय की बात है। जैसा समय वैसा मुंडो देन टीलो काट दो है वाली बात है। जैसा समय चले वैसे पवने चलेगी। यानी कि ये 6-6 महीने से भी चलती है, ये दिन में अलग चलती है, रात में अलग चलती है, ऐसे भी चलती है, तो ये सामयिक पवनों के अंतर्गत आ जाती है। और फिर आती है स्थानीय पवने, नंबर 3। नंबर 3 पे क्या आती है? स्थानीय पवने आती है। स्थानीय क्या? अपने राजस्थान में जो पवन बह रही है उसका अलग नाम है, भारत में मान लीजिए। ठीक है, अपने मध्य अफ्रीका में बह रही है वो अलग है, दक्षिण अमेरिका में बह रही है वो अलग है, स्पेन में बह रही है वो अलग है। अलग अलग पवनों के अलग अलग नाम है। जैसे कि ये अलग अलग, जैसे कि चीनूक हो गई, फॉन हो गई, सिराको, हरमट्टन, लू, मिस्ट्रल। जैसे कि अपने यहाँ पे अपन पढ़ते हैं ग्रीष्म काल में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधियां चलती है, वो लू कहलाती है ना? ऐसे नाम है, वो स्थानीय पवनों के अंतर्गत आ जाती है। पहले नंबर के जो पवने हैं उन्हें समझो। इनमें 3 तरह की पवने, एक तो व्यापारिक पवने, एक पछुआ पवने, एक ध्रुवीय पवने। ये 3 पढ़नी है अपने को, और ये 3 ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पवने हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। कौन कौन सी? व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। और उनमें भी 2, पहली व्यापारिक और पछुआ, इनसे ही प्रश्न बना लेता है एग्जामिनर।
इनसे नहीं बनाता तो फिर सीधा स्थानीय पवनों पे जाता है, इनसे नहीं बनाता तो स्थानीय पवनों पे। इनसे कम बनते हैं लेकिन समझना जरूरी है, तो कम बने ना वही बन गो तो है। तो इसमें आ जाती है मानसूनी पवने, जल और स्थल समीर, घाटी और पर्वत समीर, ये 3 तरह की। बाकी ये स्थानीय पवने। तो स्थानीय पवने जो है ना, ये और भी है, ये तो उदाहरण के लिए लिखी है, ये अपन कल पढ़ेंगे। आज ये पहली स्थायी और सामयिक यानी कि अस्थायी, इनको आज निबेड़ा कर देते हैं पूरी, इन्हें पूरी पढ़ना। ठीक था ब्रो? एडी याद हुई कि थे मतलब मन दुआ तो देव देव क्या, हाँ लेकिन सिलेक्शन में काम अजी। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है लो तो आगे बढ़ना। इसकी आप लोगों के रिवीजन बूस्टर विश्व भारत जीके वाली आने वाली है, बहुत ज्यादा चर्चित पुस्तक रही और पिछले जितने एग्जाम हुए उन सब में बहुत शानदार प्रभाव छोड़ा, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें कंसेप्ट के साथ में याद करवा दी, अनावश्यक चीजों को छोड़ दिया, आवश्यक चीजें रिवीजन हो जाती है, बहुत फास्ट याद होती है। यानी कि इतनी खासियत उसकी है कि आप मान के चलें कि 1-1.5 महीने में तो आप पूरी किताब का रिवीजन कर लेते हो, और विश्व भारत जीके और राज्य व्यवस्था भी उसके अंदर है, तो इतनी शानदार आपकी पकड़ हो जाती है, कम समय में ज्यादा प्रभाव। ठीक है, वो वाली चीज आने वाली है, लगभग सप्ताह भर के अंदर आप लोगों की वो किताब आ जाएगी, मैं बता दूंगा आप लोगों को। टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम पे सूचना मिल जाएगी, और बाकी अपने यूट्यूब पे भी वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है, आओ टाबरो। अब देखो नंबर 1 अपन कौन सी पवने पढ़ रहे हैं पहले। नंबर 1 यानी कि ग्रहीय, स्थायी, भूमंडलीय, सनातनी, प्रचलित, निश्चित पवने इनका नाम है। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये हवाएं वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है, साल भर, सालों साल एक ही दिशा इनकी फिक्स है, इसीलिए निश्चित पवने है ये। ठीक है, इसीलिए कैसी है, निश्चित पवने, स्थायी पवने कि इसी दिशा में बहेगी। इसमें व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने आती है। अब जिसमें से नंबर पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट को पढ़ते हैं, जिन्हें कहा जाता है व्यापारिक पवने। अब बताओ, ट्रेड विंड्स बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। व्यापारिक पवने क्यों कहते होंगे, कभी सोचा, कैसे रटा कि गुरुजी सोचा तो नाम यूं लगे कि मान लो कि व्यापार में मतलब व्यापार करती हुई या तो पवना, या व्यापार में कोई सहायता मिलती हुई है, ये तो केड़ा व्यापार, समुद्र में केड़ो व्यापार है। तो देखो पहले आप लोगों को पता, भारत की खोज, अमेरिका की खोज, ये सब हालांकि खोज करने का काम ही कौन हो, ये तो चीजें थी, लेकिन क्या है, यूरोपीय नाविक आते थे, यूनानी नाविक, यूरोपीय नाविक। ठीक है, ये सारे जो आते थे, तो इनमें क्या है कि समुद्री रास्तों से आते थे, और समुद्री रास्तों के अंदर ये जो पवने हैं, ये इनको मतलब ये क्या, वो तिरपाल लगाते थे ऐसे, और उससे नावें पहले कैसे चलती थी, हवा के सहारे से चलती थी। तो इनमें क्या होता था कि इनको बहुत मदद मिलती थी, ये नाव चलाने के अंदर व्यापार करने आते थे, ये व्यापारी थे, और व्यापार करने आते तो इनको नावें, जहाज चलाने के अंदर बहुत मदद मिल जाती। और इन्होंने एक रूट पता कर लिया कि यहाँ पे ये पवने जो है ना इसी दिशा में चलती है, तो अपने को इसमें निकलना है कि यहाँ से जो है अपन वहां पहुंच जाएंगे। तो ये उन अक्षांशों के अनुसार चलते थे, और उसके अनुसार इन्होंने फिक्स कर दिया, तो इसलिए इन्हें कहा जाता था व्यापारिक पवने, क्योंकि व्यापारियों को ये सीधी मदद के, हाँ व्यापारियों की नावें निकलती, जहाजें निकलती, तो इनको सीधी मदद मिल जाती, तो इसलिए इसको व्यापारिक पवने कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहती है। ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 दक्षिणी, यानी कि ये यहां से लगा के, ठीक है, ये यहां से लगा के, और यहां वाला भाग बात हो रही है। ठीक था ब्रो, हम जिया के नहीं लो, मैं थान और बढ़िया तरीके में बता दू। ठीक है, ये और 5 डिग्री से 5 डिग्री डोल ड्रम, ये तो आपको बता ही दिया था, एकदम शांत क्षेत्र होता है वो डोल ड्रम, लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बता ही दिया था। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि व्यापारिक पवने पूछेंगे ना आप लोगों को, तो ये तो हो गई उत्तरी अक्षांश की व्यापारिक पवने, ये हो गई दक्षिणी अक्षांश की व्यापारिक पवने। और यानी 30 से 30, क्या ध्यान रखोगे, 30 से 30, 30 डिग्री से, अरे भाई रे पूरा बोर्ड ला लो जी, 30 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी से दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो पवने बहती है, वो क्या है, व्यापारिक पवने है। अक्षांश याद रखना 30 to 30। ठीक है, अब देखो आगे, ये दोनों गोलार्ध में पश्चिम दिशा के अंदर मुड़ती है। अब पश्चिम दिशा, अब देखो पश्चिम और पूर्व, ये तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है,
ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। ठीक है, अब दोनों ही गोलार्ध के अंदर ये पश्चिम दिशा में मुड़ती है, ये ध्यान रख लेना। व्यापारिक पवने जो है वो पश्चिम दिशा में मुड़ती है। अब पश्चिम में मोड़ तो क्या, हवा सीधी सीधी आती आती आई मुड़ गई। अब यहां से भी जो ऊपर से भी आएगी, इनको भी लाओ सीधी सीधी पश्चिम में मोड़ देनी है बस, तो सारी पवने यूं चलेगी। ठीक है, ये यूं चलेगी, ये यूं चलेगी। ये दिशा जो है आप लोगों को स्पेशली पूछी जाती है, इसलिए ध्यान रखना व्यापारिक पवनों में और पछुआ पवनों में दिशाएं बहुत जरूरी है। कहां मुड़ जाती है? पश्चिम दिशा में। एक तो वो याद रखना, सीधी तरीका है। दूसरे देखो मैं आप लोगों को बताऊं कि दूसरा आप लोग और कैसे याद रख सकते हो, तो इन्हें पूर्वा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है पूर्वा, या इन्हें बोलते हैं पूर्वाई। ठीक है, एक बार परीक्षा में, मैं याद नहीं है मन की एग्जाम हो, लेकिन मैं ये सवाल गलत करके आया था। दिशा पूछी थी, सीधा नेट का एग्जाम था। मेरी नेट तो क्लियर हो गई है ना, लेकिन उसके अंदर जो है नेट का ही था शायद, जहां तक मुझे याद है। तो उसके अंदर ये पूछा गया कि पूर्वा जो है उनकी दिशा कौन सी होती है, कहां से आती है, कहां को जाती है। मैं गलत करके आया। फिर मैंने इसका तोड़ निकाला कि चलो मेरे गलत हुआ, लेकिन मेरे ही फिर वापस गलत नहीं हो या किसी के गलत नहीं हो, तो फिर मैंने निकाला तोड़ के पूर्वाई का मतलब है पूर्व से आई। ये याद रखना है, पूर्व से आई, पूर्व को जाएगी नहीं। पूर्व से आई है तो किस तरफ जाएगी? पश्चिम को जाएगी। किस तरफ जाएगी? पश्चिम को जाएगी। तो ये देखो पश्चिम दिशा में मुड़ रही है। क्या पढ़ा अपन ने? पश्चिम दिशा में मुड़ती है। और है क्या? पूर्वई, पूर्व से आई, पूर्वैया, पूर्व से अय्या, पूर्वा, पूर्व से आ। यह याद में ऐसे याद कर लिया तो भी दिशा याद आप लोगों को। ये याद रख लेना कि व्यापारिक पवनों को पूर्वा कहा जाता है या पूर्वाई कहा जाता है। तो पूर्व से आई है तो पश्चिम को जाएगी, या तो है कौन, पूर्व से आई पूर्व को जाएगी, पूर्व से आई है पश्चिम को जाएगी, तो पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। ये याद रखना है। अब दक्षिणी गोलार्ध में बहाओगे, विषुवत रेखा की तरफ बहाना इसे। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में बहाओगे तो इस तरफ मोड़ देना, पश्चिम में इसको इस तरफ मोड़ देना, बस होगो काम। दिशा भी याद, ये भी याद। अब क्या ध्यान रखना है? ये महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर वर्षा करती है। अब बताओ क्यों पूर्वी तटों पर वर्षा क्यों करेगी? मान लो ये कोई महाद्वीप है, ठीक है, ये इसका पश्चिमी तट, ये इसका पूर्वी तट। अब बताओ कि हवा कहां से आ रही है? अरे पूर्व से आ रही है। हवा कहां से आ रही है? पूर्व से आ रही है। पूर्व ही है ना, पूर्व से आ रही है, तो पूर्वी तट पे ही तो वर्षा करेगी। कहां करेगी? ये पूर्वी तटों पे वर्षा करती है। व्यापारिक पवनें कहां वर्षा करती है? पूर्वी तटों पे, क्योंकि पूर्व से आई है। पश्चिम को तो जाएगी, है ना, तो पूरा पार करके फिर जाएगी, तो वर्षा यहां पे ज्यादा करती है। जितने प्रश्न बनते हैं उनको समझो कि कैसे समझें, कैसे याद रखें। सिर्फ पढ़ने रटने से याद नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये क्लास जिसने देख ली ना, उसे व्यापारिक पवने, पछुआ पवने ये रटने की जरूरत तक नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं। क्यों रटते हो? समझ लो चीजें। पूर्व ही याद कर लो, पूर्व से आई पश्चिम दिशा में जाएगी, अपने आप दिशाएं याद है। ठीक है, 30 से 30 याद करना है सीधा। कहां समस्या है? कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इनका वेग क्या है? 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा बहती है, और इनका अधिकांश विस्तार कहां? महासागरों में देखने को मिलता है। महासागरों में देखने को मिलता है, तभी तो व्यापारियों को मदद होती है, तभी तो व्यापारियों को मदद होती है। अब मैं कहूं, गारंटी हूं, कोई मेरे जड़ो मंद बुद्धि भी बालक है ना, बिने भी अच्छी जड़ी याद हुई कि वाह वाह गुरु जी, मौज होगी भाई। तो मैं तो वही कहूं, मौज करो, राज करो। लो स्क्रीनशॉट लो, ये हो गई आप लोगों को याद। और ये हेडली कोश का निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखना। व्यापारिक पवने जो है ना, ये हेडली कोश, क्या ध्यान रखोगे? हेडली कोश का निर्माण करती है। डायरेक्ट याद कर लेना, इसमें इतना आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है कि हेडली कोश क्या। एक तरीके से वाता मतलब पूरा जो है चक्र बनाती है एक तरीके से, उसको बोला जाता है हेडली कोश। याद रख लेना आप। ठीक है, इन्हें भी याद करा दूं तो आगे बढ़ा। अब देखो, अब बढ़ते हैं अपन पछुआ पवनों की तरफ। अब पछुआ तो सीधा याद करो, पहले ही पछू यानी पश्चिम। ठीक है, पछू यानी पश्चिम से आई। क्या है? पश्चिम से आई। पछू आ, पछू से आ, तो कहां जाएगी? पूर्व को जाई। पश्चिम से आई, पूर्व को जाई। पछुआ कहां जाएगी? पूर्व दिशा की ओर जाएगी। पछुआ पवने कहां जाएगी? पूर्व दिशा की ओर। अब देखो ये जो है ना, ये 30 से 35 डिग्री से लगा के 66.5 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों में बहती है। यानी कि यहां से यहां तक वाली तो अपन ने स्थिति जान ली थी कि यहां से यहां तक जो अपन ने जानी थी। वापस इसको मार्क कर देते एक बार, वापस इसको जो है एक बार मार्क कर लेते हैं। रुको,
बढ़िया तरीके थान समझा दो, एड़ा समझाओ कि एकदम थे कहोगे गुरुजी वास्तव में आनंद आगो। देखो कलर कर देते, ये हो गया, ये हो गया, अरे ये पूरा अच्छा अच्छा बच्चों, ठीक है, ऑट गैप है ना इन प्रोकरा हो गया। अब देखो इसका नाम तो आप लोगों को पता ही है कि ये कौन सी थी, ये लाल कलर की जो है वो व्यापारिक पवने है। कैसी है? व्यापारिक पवने हैं, जिनको अपन ने क्या कहा था, इन्हें कहा था अपन ने पूर्वा या पूर्वाई। ठीक है, अब अपन याद करा इन मतलब वो है नहीं, हाँ सही है, गैप तो बराबर है, इन थोड़ो लाइनिंग भरदा ते क्या है, ठीक है। अब कलर इन चेंज कर दा, इसमें कलर अपन दूसरा भर देते, ये और ये, आय शाबाश, क्या कलर वो है। अब ये जो है ये आप लोगों के कौन सी है, ये है पछुआ पवने, पछुआ पवने, ये भी पछुआ पवने। अब देखो समझो इस चीज को, अब समझो, अब क्या पढ़ना है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर भी 30 डिग्री से लगा के 66 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 66.5, 66 मतलब 66.5। अब क्या से याद होगा, अरे 30 से 30 तो व्यापारी की चल रही है ना, उनको तो भूल जाओ, 30 से 30 तो व्यापारिक है, उनको तो भूल जाओ आप, है। और बाकी अपने क्या ध्यान रखना है, फिर ये 30 से 66.5 ध्यान रखना है, और 66.5 से ध्रुवों तक फिर ध्रुवीय पवने होगी। लो इनको भी भर देते, ध्रुवीय पवनों ने क्यों बाकी रखा है, ध्रुवीय पवनों ने भी भर दा, और ध्रुवीय अभिध्रुवीय अभिध्रुवीय ले इनको भी भर देते। ये क्या है, ध्रुवीय, ठीक है, ये कौन सी है, ध्रुवीय पवने। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आप लोगों के बढ़िया काम, इलाज होगा इसका। तो क्या यार 30 से 30 व्यापारिक पवने, 30 से 66.5 पछुआ पवने, उत्तरी में देख लो चाहे दक्षिणी में देख लो, और उसके बाद में ध्रुवों की तरफ चले जाओ वो ध्रुवीय पवने हैं। 3 तरह की तो बताइए आप लोगों को स्थायी। अब क्या ध्यान रखना है कि पछुआ, इनकी दिशा तो याद होगी अपने को कि ये है। अब पछुआ पवने इनके विपरीत बहानी अपने को, क्योंकि विपरीत ही है, पूर्व पूर्व से आ रही है, पछुआ पश्चिम से आ रही है, तो एकदम विपरीत है, तो इनको विपरीत बहानी। अब इनकी दिशा याद है, इनके विपरीत सीधी ऐसे कर दो आप, डायरेक्ट बिल्कुल विपरीत कर दो, यहां पे भी तो इसकी यहां पे विपरीत ये होगी, यहाँ पे विपरीत ये होगी। ये तो अपन ने बहाई कहा है विषुवत की तरफ बहाई है, अब ये विपरीत बाहर है ना अपन, तो ये उस तरफ जाएगी ध्रुवों की तरफ, ये भी ध्रुवों की तरफ जा रही है। मैंने इसीलिए कहा विपरीत बहाव एकदम, याद करने का तरीका अच्छा है कि व्यापारिक पवने अच्छे से याद कर लो और बनानी सीख लो। ये पछुआ पवने जो इनके विपरीत बहा दो, ये सीधी याद हो गई। और दूसरा तरीका है कि पछू आ, विपरीत तो बह रही है, फिर पछू आ कर दिया अपन ने। आ रही कहां से है, अपने पश्चिम, अपने पश्चिम से आ रही है तो जाएगी कहां, पूर्व को जाएगी, जाएगी कहां, ऐसे पूर्व को जाएगी। ठीक है, अब यहां पे भी जो है ये पश्चिम से आ रही है तो कहां जाएगी, पूर्व को जाएगी, ये पूर्व की तरफ जाएगी। ले हो गया याद, काम तमाम। ठीक है, और क्या करना है, व्यापारिक पवनों के बिल्कुल विपरीत, तो व्यापारिक पवने विषुवत रेखा की तरफ आ रही है तो ये विपरीत जा रही है, बस हो गया याद। ठीक है, अब देखो क्या है, दोनों गोलार्धों में ये पूर्व की ओर मूर्ति है। ठीक है, ये तो याद रख दिया अपन ने। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर वर्षा करेगी। फिर वही बात कि मान लो ये कोई महाद्वीप है, आ रही कहां से है, पश्चिमी तट से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, तो कौन से तट पे वर्षा करेगी, यहां पश्चिम में वर्षा कर देगी पूरी पूरी, तो पश्चिमी तट पे वर्षा करेगी, क्योंकि ये पवनों का नाम क्या है, पछुआ। और देखो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्पेशली 40 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 50 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध और 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पे इनके नाम अलग अलग है। 40 डिग्री पे इनको कहा जाता है, ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि वहां पे पवनों की दिशा दिख रही है, वहां से देख लेना। ठीक है, देखो देखो यहां पे ध्यान रखो, 40 डिग्री पे इन्हें कहा जाता है गरजती चालीसा, गरजती चालीसा कहा जाता है। ठीक है, 50 डिग्री पे कहा जाता है इन्हें प्रचंड पचासा, क्या कहा जाता है, प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री पे कहा जाता है इन्हें चीखती साठा, चीखती साठा। अब बताओ ये नाम क्यों है, ये नाम इसलिए है कि यहां एक तो देखो मैंने आप लोगों को जब महाद्वीप महासागर पढ़ाए जब भी बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, स्थल कम है और जल ज्यादा है, तो जहां पानी ज्यादा है व्यापारी वहां पे नाव लेके चलते हैं, स्थल ज्यादा है तो मतलब नहीं, इस और जल ज्यादा है तो क्या होता है
कि रुकावट बीच में पवनों के ज्यादा आती नहीं। स्थल होते तो रुकावट आती, पवनें धीरे पड़ जाती है। अब स्थल ज्यादा नहीं है, जल है, पूरा पानी पानी है, पवनें सन्नाटी उड़ी जा रही है, ठीक है, बिल्कुल खेची उड़ी जावे, बिल्कुल 150 की रफ्तार में, ठीक। तो यहां पे क्या होता है कि 40 डिग्री पे फिर भी ठीक है, लेकिन भाई साहब इतनी तेज होती है ये कि ऐसा लगता है कि गरज रही है। और ये नाम किसने दिए? ये नाविकों ने नाम दिए हैं। ये जो नाम दिए ना, ये किसके दिए हुए हैं? ये नाविकों ने नाम दिए, जो जहां से जहाज लेके जाते थे। तो जैसे 40 डिग्री से निकलते गए भाई साहब गए, हालत खराब हो गए, यूं लगे कि गरज रही है ये, है। 50 डिग्री पे आ गए और हवाओं की तेज हो गई वेग, ऐसा लगता प्रचंड है ये। तो वहां 50 डिग्री पे नाम दे दिया प्रचंड बच्चा सा। 60 डिग्री पे चले गए कि सीटी मारती हुई निकल रही है, इतनी खतरनाक हो गई। अब तो यूं लगे कि कोई मतलब डाकण ही, जीवती डाकण निकल रही है। या 60 डिग्री मारते तो नाविक जो है थर कांपता के भाई साहब चिल्लाटी मारे जाने के कोई जीवती डाकण ही निकल गई है, तू अब क्या करा के बचा क्या। तो इन नाम दे दिया चीखती 60। तो ये नाविकों के दिए हुए नाम है, गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखती 60। और स्पेशली ध्यान रखना ये एस लिखा है ना, यानी साउथ, ये आप लोगों को दक्षिणी गोलार्ध में ही देखने को मिलेगी, उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। अब बताओ टाबर मजो आयोग नहीं, ये चीजें याद हुई कि नहीं? क्योंकि याद कराना भी मेरा मकसद है, मेरे पढ़ाना मतलब वो नहीं है कहते आया मैं पढ़ा दिया फॉर्मेलिटी। जितना पढ़ा उतना याद हो गया तो मेरा पढ़ाना सफल है, ठीक है। अब ले थे स्क्रीनशॉट, बढ़िया एकदम रंगीन हो गई है स्लाइड। और जो चीजें सिखाने के उद्देश्य से ये क्लास ले रहा हूं वो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से इसमें आप लोग सीख लेंगे। चलो आगे बेटा, अब क्या है? अब तो भाई ध्रुवीय पवनांतों की टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो यानी अपाया पढ़ ली, यहाँ पे भी देखो दिशाएं दे रखी है, और इसके अलावा आप लोगों को अश्व अक्षांश भी बताए हैं, ठीक है, वो लास्ट क्लास में भी बताया था। अश्व अक्षांश क्या होता है? 35 से 50 डिग्री के अक्षांश है, जहां पे हवाएं मतलब इस तरीके से चलती है कि नावों को चलाना भारी पड़ जाता था, और घोड़े के जो व्यापारी आते थे तो ये क्या करते थे कि घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया अश्व अक्षांश, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देखो ये क्या होता है, 65 डिग्री से ध्रुवों के मध्य प्रवाहित होने वाली पवनें, इन्हें क्या कहा जाता है? पोलर विंड्स कहा जाता है, क्योंकि ध्रुवों की तरफ जो होती है चीजें वो पोलर बियर का मिलता है, ध्रुवों की तरफ जहां पे बर्फ ज्यादा है तो पोलर विंड्स कहा जाता है। ये ध्रुवों से विषुवत की ओर प्रवाहित होती है और दोनों गोलार्धों में पश्चिम दिशा में मुड़ती है। अब इनको क्या करना है आप लोगों को? इनको वापस क्या ध्यान रखना है कि दोनों गोलार्धों में ये क्या करना है? देखो ध्रुवों से विषुवत की तरफ है, वापस कहां है? ध्रुवों से विषुवत की तरफ है। और इनको आप क्या ध्यान रखोगे कि दोनों ही गोलार्धों के अंदर ये पश्चिम की ओर मुड़ जाएगी, दोनों ही गोलार्धों में पश्चिम की ओर। यानी कि इनकी दिशा में मैं बताऊं ना आपको, जैसे इनकी व्यापारिक पवनों की दिशा होती है वैसी ही इनकी दिशा होती है, सेम। देखो व्यापारिक पवन की दिशा, यहाँ पे ये व्यापारिक पवन है, इसकी दिशा कहाँ है? ये है, तो इसकी भी ये है। यहाँ पे देखो ये व्यापारिक पवन, इसकी दिशा ये है, तो इसकी भी ये है। यानी व्यापारिक पवनों की दिशा में बहती है। ये समझ लो कि पछुआ पवनों के विपरीत है, ये पछुआ पवनों के विपरीत है। ये ध्यान रखना कि ध्रुवों से ये किस तरफ बहती है? विषुवत रेखा की ओर बहती है, ठीक है। क्यों बहेगी इस तरफ बताओ? यहां पे क्या है? ध्रुवों पे क्या होता है? तापमान कैसा होता है? कम होता है, तो वायु दाब कैसा होगा? ताप अधिक दाब कम। यहां पे क्या है? ताप अधिक दाब कम, दाब अधिक ताप कम। यानी कि ताप कम है तो क्या होगा? दाब ज्यादा होगा, तो विषुवत रेखा की ओर बहेगी। दाब ज्यादा, वायु दाब ज्यादा है, वायु दाब पवने वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, तो दाब ज्यादा है तो ये विषुवत की ओर बहती है। यही लॉजिक है, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये हो गई आप लोगों के ध्रुवीय पवने कंप्लीट, यानी कि ग्रहीय, स्थायी, भूमंडलीय, सनातनी, प्रचलित, निश्चित पवने आपको एक कंप्लीट है, हो गई आप लोगों को, याद हो गई। एक बार क्लास और देख लेना इसी को फास्ट फॉरवर्ड करके, एकदम दिमाग में सेट है, ठीक है। और ये फेरल कोश कहलाता है। यहाँ पे ये पछुआ के अंदर ध्यान रखना, इनको बोला जाता है, ये फेरल कोश का निर्माण करती है। फेरल कोश, हैवी पीएफ, यहाँ याद करिए में हैवी, यानी कि हेडली जो है हैवी व्यापारिक, पीएफ, पी यानी अपने पछुआ पवने और एफ यानी फेरल, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन अस्थायी या सामयिक पवनों पे। ये क्या होती है? ये समय समय पे बहती है, 6-6 महीना बह, ठीक है। इसमें सबसे पहली ध्यान रखना मानसूनी पवनें। देखो ग्रीष्म ऋतु में 6 माह समुद्र से स्थल की ओर और 6 माह स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। क्या? मानसूनी पवनें, तभी तो बरसात आती है? और इसकी उत्पत्ति कर्क और मकर रेखा के आसपास व्यापारिक पवन पेटी में होती है, ये ध्यान रखना। अब तो ध्यान रहेगा ना, व्यापारिक पवनें कहां बहती है? विषुवत अपने व्यापारिक
पवने कहाँ बहती है, तो ध्यान रहेगा 30 से 30 आपको ध्यान रखना है, 30 से 30 ध्यान रखना है। तो कर्क रेखा तो 23.5 है ना, तो फिर आगे इसके अंदर, तो ये वहां पे अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। 6 माह बहती है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें मानसूनी से प्रश्न नहीं आता, ये भी बता दूं। आपके प्रश्न आता है ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, हालांकि है तो 5 क्योंकि ये पहला नंबर ये है, लेकिन प्रश्न यहां से आता है। अब इसमें ध्यान रखो स्थलीय समीर, इसमें मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूं, याद क्या रखोगे, जो नाम है इसका, ठीक है, नाम है वहीं से आएगी, वहीं से आएगी, ये ध्यान रखना क्योंकि यही पूछा जाता है। अब क्या नाम है, स्थलीय समीर नाम है, तो स्थल से जल की ओर जाएगी, नाम है वहीं से आएगी, ठीक है, कहां से आते हैं वही नाम है। तो स्थलीय समीर स्थल से जल की ओर जाएगी, क्या ध्यान रखोगे, स्थल से समुद्र की ओर जाती है और ये रात्रि में बहती है, ये भी कारण है तापमान के कारण, ठीक है, तापमान के कारण ही होता है। और सागरीय समीर यानी कि ये दिन में बहती है, और सागर यानी समुद्र से स्थल की ओर बहती है। यहाँ पे इनकी दिशाएं पूछी जाती है, इसलिए ये ध्यान रखना, ठीक है। घाटी समीर, अब क्या होता है, एक तो घाटी है, एक पर्वत है, घाटी गहराई में है, पर्वत ऊंचाई पे है। घाटी समीर यानी कि घाटी से आएगी, घाटी से आएगी, ध्यान रखना। घाटी समीर में क्या है, दिन में आती है घाटी से पर्वत की ओर, ठीक है, और इन्हें एनाबैटिक पवन भी कहा जाता है। पर्वतीय समीर के अंदर क्या है, ये रात्रि में आती है और पर्वत से घाटी की ओर है, पर्वत से घाटी की, पर्वतीय है यानी पर्वत से घाटी की ओर है। इन्हें कैटाबैटिक पवन भी कहा जाता है, इन्हें कैटाबैटिक पवन भी कहा जाता है। नहीं याद रहनी तो दैन नहीं करनी थे, जीजीडी माते इतना निश्चिंत हो जाओ। ले मैं इंगी ट्रिक बता दूं थाने, ए एडीजी साहब है, ए क्या है, एडीजी साहब, जय हिंद। कि क्या है एडीजी साहब का मतलब, ए का मतलब है एनाबैटिक पवने, डी का मतलब है कि ये दिन में यानी कि डे में बहती है, ठीक है, और जी का मतलब है कि ये घाटी समीर है। एडीजी साहब याद कर लीजो, थानो होगी याद, न तो दिन रात को रटना है, न कहां से आ रही है उसको रटना है, न ये रटना है कि एनाबैटिक है, ये सीधा ही है, या तो एनाबैटिक पूछ लेंगे या कैटाबैटिक पूछ लेंगे, है। और एडीजी साहब के अलावा फिर याद रख लेना के एन पी, क्या याद रखोगे, के एन पी, या फिर आपको जैसे याद रहे वैसे कर लेना है। एनपी के याद रहे तो एनपी के कर दो, पीएन के याद रहे तो पीएन के कर दो, जय याद रहे जो कर दीजिए, आगे पीछे कर सकते हो लेटर को, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है, देखो पी से तो मतलब है पर्वतीय समीर, एन से मतलब है रात्रि यानी कि नाइट, क्या ध्यान रखोगे, नाइट, और क्या रहा, के यानी कि कैटाबैटिक पवने हैं, के यानी कैटाबैटिक पवने। तो एडीजी साहब एनकेपी याद रख लो, है। एडीजी साहब की पोस्टिंग पीएनके, पीओके नहीं पीएनके में है, ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख लो, पीएनके में पोस्टिंग है, पीओके नहीं, और पीएनके में एडीजी साहब की पोस्टिंग पीएनके में लगा दी है, बस होगी याद, चीजें सारी की सारी याद हो गई। स्थलीय समीर याद, सागरीय समीर याद, घाटी समीर याद, पर्वतीय याद, मानसूनी ध्यान है, व्यापारिक याद, पछुआ याद, और क्या करो रहे हैं जिंदगी में, और क्या करना है, चीजें याद हो जाए, याद हो गई, एग्जाम अच्छा हो जाए, एग्जाम हो जाए, नौकरी लग जाए, बस। लो स्क्रीनशॉट ले उठा ब्रो, अजी थाने और डायग्राम बतावा, चलो और थान थोड़ा डायग्राम बताना। देखो अब यहाँ याद नहीं रहता, यहाँ याद रख लीजिए, आगे है ये है आप लोगों के घाटी और पर्वतीय समीर। घाटी समीर यानी कि ये कहां से आएगी, घाटी से आएगी। ये कब बहेगी, दिन में बहेगी, क्योंकि क्या याद रखना है अपन ने, ए डी जी, डी यानी डे, जी यानी घाटी, ए यानी एनाबैटिक, तो आ गया। इसमें क्या याद रखा था, के एन पी, ठीक है, तो पी यानी पर्वतीय, एन यानी नाइट, और के यानी कैटाबैटिक। ये कब है, ये कहां से आती है, ये पर्वत से घाटी की ओर जाती है, जैसा नाम है वहीं से आती है, ठीक है। ये तरीके हैं याद रखने के। और देखो यहाँ पे आ गया आपके कौन सी, अपने यहाँ पे आ गई सागरीय और स्थलीय समीर, सागरीय और स्थलीय। तो स्थल भाग के जल की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, स्थल भाग क्या है, जल की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। मैंने कहा ना ये तापमान प्रभावित करता है, तापमान प्रभावित करता है, ये ध्यान रखें। तो ये जो है आप लोगों के सागर समीर दिन में, और नाइट में कौन सी आपके स्थलीय समीर है। स्थलीय समीर स्थल से सागर की ओर, सागरीय समीर सागर से स्थल की ओर बहती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने को, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, नहीं पीडीएफ में मिली। और इसी के साथ भाई साहब आप लोगों के ये आज की क्लास पूरी हुई। कल की क्लास और मजेदार होने वाली है, कारण क्या है,
कारण है कि कल अपन पढ़ेंगे स्थानीय पवने, और स्थानीय पवने बहुत सारे नाम है, तो क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं और फिर याद ही नहीं करते हैं, या फिर उसे स्किप करते हैं कि ये तो याद ही नहीं होती, तो हमें याद नहीं हो रही तो किसी को याद नहीं होती, और मान लो वहीं से प्रश्न बनते हैं, फिर क्या होगा, तो अपने को याद करनी है। अपन इस तरीके से याद करेंगे कि अपन भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्लासेस जो है ना सभी के साथ शेयर करें आप, क्योंकि आप शेयर करेंगे और हमें रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो और पढ़ाने की मतलब मजा आता है, मोटिवेशन मिलता है हमें भी कि भाई साहब बच्चे पढ़ने का आनंद ले रहे हैं, तो हमें पढ़ाने में कहां पे जोर। तो वही चीज है, आप लोगों का प्रेम प्यार सपोर्ट बहुत मिलता है, और ये मिलता रहे। मैं तो यही चाहता हूं कि मैं आपकी पोस्टिंग के बाद भी आपके छोटे भाई बहनों को भी इसी तरीके से पढ़ाता रहूं, और सब जो है अपने अपने गंतव्य में अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, बस और क्या चाहिए। ठीक है, तो सभी साथियों तक ये क्लास साझा जरूर करें। अपन ने 40 मिनट में बहुत बढ़िया तरीके से इन चीजों को याद किया है। कल की क्लास अब इसके मुकाबले थोड़ी छोटी होगी, लेकिन याद हो जाएगी चीजें। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं, जो अपने कॉम्बो में ऑफर दिया था आप लोगों को 3 दिन, वो पूरे नवरात्रि में 9 दिन तक रहेगा, यानी कि 27 तारीख तक वो रहने वाला है। तो भाई साहब ज्वाइन कर लीजिए और थे अभ्यास कर लो बढ़िया तेरे को। ठीक है, 27 के बाद में पाछा बढ़ जाए। और वरिष्ठ अध्यापक में कॉम्बो लागू नहीं है, लेकिन मॉडल पेपर जो दिए हैं वो नवरात्रि में लागू कर लोगे, तो मई में जो 2 बोनस टेस्ट मिलने वाले इन बच्चों को भी सबको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।